नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछिए। कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल आप हमें 9136934058 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन से, विटमन मजूमदार है beammazumdar.com के, और IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता है। आप तीनों में हमारे IT नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15% की कमी की और गुंजाइश है, ऐसा सरकार ने कहा है। और कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अगले 1 हफ्ते में MRP कम करे। और इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है। समीर, बताइए, इस आज की जो सरकार की कंपनियों के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर थे उनके साथ जो बैठक हुई, उसमें क्या चर्चा हुई और क्या निर्देश कंपनियों को दिए गए हैं? जी बिल्कुल, खाने के तेल की कीमतों को लेकर के ये बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि सरकार ने तमाम एडिबल ऑयल कंपनीज को साफ तौर पे हिदायत, ये निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें तेल की कीमतों को रिटेल मार्केट में कम करना होगा और 10 से 15% तक ये कमी लानी होगी। और अगर रुपए यहाँ से देखें तो तकरीबन 10 से 12 रुपए की कमी कच्चे तेल की कीमतों में खाने के तेल की कीमतों में आ सकती है। और ये कमी अगले 1 हफ्ते में लानी होगी, यानी कि ये आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी कर रहे थे, और उसमें एडिबल ऑयल कंपनीज और साथ ही साथ इंपोर्टर्स शामिल थे। और उनसे साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो एडिबल ऑयल के जो रेट हैं रिटेल मार्केट में, वो उसमें कमी लाएं। और उसके पीछे का तर्क यही है कि अभी जो स्थिति है, खासकर जो ग्लोबल स्थिति है, मसलन जिन कंट्रीज से भारत इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल, वहाँ पर स्टॉक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डोमेस्टिक सिचुएशन भी इस पैमाने पर काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। लिहाजा सरकार का ये कहना है कि भले ही पिछले 2 से 3 महीनों में जो एडिबल ऑयल की कीमतों में 8 से 10% की कमी आई हो, लेकिन अभी भी स्कोप है, संभावना है कि 10 से 12 रुपए और कमी लाई जा सकती है। और इस कदम का मतलब ये है कि जो एंड यूज़र है, ग्राहक है, उसको एडिबल ऑयल की कीमतों में गिरावट मिल साथ ही कुछ राहत मिलेगी, खासकर महंगाई के ऐसे बढ़ते प्रकोप के बीच में। जी ओके, शुक्रिया समीर, आपने ये पूरी डिटेल्स देने के लिए कि बैठक में आज क्या हुआ और सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो पाम तेल में वहाँ काफ़ी गिरावट देखी। शुरुआती कारोबार में तो मलेशियन पाम फ्यूचर्स करीब 10% तक टूट चुके थे, हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी आई। अनुज जी, क्या लग रहा है, खाने के तेल की कीमतें जिस तरह से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, अब सरकार की कोशिश है कि उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिले और फेस्टिव सीजन से पहले सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, तो क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या है, आने वाले समय में खाने के तेल की कीमतों में कितनी गिरावट और आ सकती है? देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पाम ऑयल करीबन 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो मोर देन 50% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखी है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट रही है। हम देखें तो इंटरनेशनल ऑयल में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जो सप्लाईज हैं वो बढ़ी हैं, और अब हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई है वो यहाँ पर और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि अभी भाव थोड़े से नरम होते हुए दिखाई देंगे। भारत के अंदर अगर बात करें तो जो मानसून रिवाइव हुआ है उससे काफ़ी हद तक हम आने वाले समय में अच्छी पैदावार देखेंगे एडिबल ऑयल में, सोयाबीन की, या फिर हम जो हमने इस बार हमने सरसों की काफ़ी अच्छी फसल देखी थी। और ऐसे अगर मानसून रहता है तो जो आगे फसल आएगी अगले साल वो भी काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सप्लाई साइड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल के भाव हैं वो नीचे आ सकते हैं। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे क्लूज मिले हैं, और वहाँ पर जो सप्लाईज हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, जिसकी वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। यानी आने वाले समय में, हालांकि आज सुबह में भी हमने कई एक्सपर्ट से, ग्लोबल एक्सपर्ट से भी बात की थी, तो उनका यही मानना है कि जो करंट लेवल है यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। चलिए, हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब भी हैं, CEO है सनविन ऑयल के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और आज के बैठक में क्या कुछ कहा गया है कंपनियों? बैठक में देखिए, गिरावट की बात तो यह है कि 10 से 15 रुपया पर लीटर दाम कम करने को कहा गया है, और वो इंडस्ट्री ने एग्री किया है। बिकॉज अभी जो दाम गिरे हैं पिछले 15-20 दिनों में, उसको ट्रांसमिशन होने में, इंपोर्ट होकर रिफाइन होकर माल सप्लाई चेन में जाए, उसको 2-3 हफ्ता लगते हैं। तो इंडस्ट्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में इस तरह से कम हो जाएगा, और वो रिटेल लेवल पे आपको इफेक्ट दिखेगा ही। और इसमें गवर्नमेंट के साथ समन्वय में काम करने में इंडस्ट्री को खुशी है।
और ऑब्जेक्टिव हमारा भी वही है कि भाई कंज्यूमर को रीजनेबल लेवल पे दाम मिले और उसकी डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने से ही हम लोग का फायदा है। हम ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाएंगे, ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये तो बात है। और अभी आगे जिस तरह का रुझान है, अब देखिए ये एडिबल ऑयल में क्या सब सारी कमोडिटी में भी डाउनफॉल शुरू है लास्ट महीने 2 महीने से। जो पीक होना था 2000 जून से 2020 से लेके 2000 मार्च 22 तक, वो सब पीक हो गए हैं। अब स्टॉक से लेके एग्री कमोडिटी से लेके मेटल्स भी डाउन चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, क्रूड नीचे आ रहा है। तो अब ये माहौल ओवरऑल डिफरेंट मोड में चला गया है। मंदी, रिसेशन, ये अभी बज़वर्ड हो गए हैं। और अभी तक कंज्यूमर हम कर रहे थे, वो भी थोड़ा महीना भर और कंज्यूमर की बात करेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर में हमें किसान की चिंता होने लग जाएगी। किसान को दाम कम मिल रहे हैं, किसान को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अब पेंडुलम पूरा शिफ्ट होके उस तरफ जाने वाला है अगले 2-3 महीनों में। सर अब एक और सवाल ये है, ये तो बात हुई कि सरकार ने कहा है कि एमआरपी कम करने के लिए, दाम कम करने के लिए तो अगले एक हफ्ते में फैसले भी कुछ आ जाएंगे और आगे फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स को। लेकिन क्या सर इंपोर्ट ड्यूटी तक को बढ़ाने को लेकर इस तरह के कदम आगे उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से दाम कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में, इसके बाद इस तरह के कुछ फैसले की उम्मीद कर रहे हैं क्या? इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके तो अभी ऑलरेडी कम ही है। इम्पोर्ट ड्यूटी TRQ अनाउंस किया, जिसमें सोयाबीन सनफ्लावर पे 0 ड्यूटी हो रहा है कोटा मिलेगा, और क्रूड पाम ऑयल पे 5.5% ड्यूटी है। तो अभी इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत कम ऑलरेडी। नहीं सर, मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि वापस से जैसे अभी फ्री इंपोर्ट की जो सीमा चल रही है सोया तेल और सूरजमुखी में, ड्यूटी जो पाम ऑयल की है वो सिर्फ 30 सितंबर तक है। ऑटोमेटिकली ये 1 अक्टूबर को ये ड्यूटी है जो 5.5% है, वो 20% हो जा रही है। ओके, तो वो अभी उसको एक्सटेंड नहीं किया गया नोटिफिकेशन को, तो वो क्रूड पाम ऑयल की ड्यूटी 20% हो जाएगी 1 अक्टूबर को। तो ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत अक्टूबर में डेफिनेटली पड़ेगी। आपने बहुत सही सवाल पूछा है और एकदम सही बात कही है कि जब हमको किसान जो है जब उसका प्रोड्यूस मार्केट में लेके आएगा तो वो बोलेगा मुझे बहुत उचित दाम मिल नहीं रही है, बहुत कम दाम मिल रहे हैं, वर्ल्ड में मार्केट आधा रह गया है कीमत, तो मैं कैसे सस्टेन करूं। तो वो इशू आ नहीं वाला है हमारे पास अक्टूबर में। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ओके सर, टैरिफ कोटा के तहत जिस तरह से फ्री इंपोर्ट अभी चल रहे हैं 20-20 लाख टन का, जहां तक मुझे याद है, दोनों ही क्रूड सोया तेल और क्रूड सूरजमुखी को, क्या इसे भी खत्म किया जा सकता है क्या जल्दी, या अभी जो 2 फाइनेंशियल ईयर के जो कोटा है उसे जारी रखा जा सकता है? कोटा सिर्फ 1 साल का ही दिया है, 22-23 का भी नहीं दिया है। वो तो मार्च अगले साल की बात होगी। लेकिन वो 22-23 का भी जो कोटा दिया है हमारे हिसाब से, उसमें भी गवर्नमेंट को अक्टूबर के आने बाद दिक्कत हो जाएगी और कोटे का भी उनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि इसमें भी जैसे ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेस कैसे बढ़ाया जाए, नहीं तो किसानों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो वो बातें बहुत जरूरी और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। ओके, शुक्रिया बजोरिया जी, आपने वक्त निकाला एक अहम दिन और बताया। कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी खबर ये है कि दाम आने वाले दिनों में काफ़ी सस्ता हो सकता है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरने शुरू हो चुके हैं, वो पास ऑन जल्द ग्राहकों को भी मिलेगा और फेस्टिव सीजन से पहले उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन किसानों के लिए चिंता की बात यही है कि अगर दाम ज़्यादा कम होंगे तो खेती को लेकर उनका रुझान कम होगा। तिलहन की खेती अगर देश में बढ़ाना है तो बेहतर दाम भी किसानों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो ड्यूटी पर जो राहत दी गई है इंपोर्ट ड्यूटी पर, उसे आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की। सबसे पहले चाल देख लेते हैं। चांदी अभी भी उस तरह रिकवरी नहीं लौट रही है, जिस तरह से कमजोर हो गया है, करीब करीब 2 साल के निचले स्तरों पर है। राजीव जी, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से? गुड इवनिंग शुभम जी, मुझे लगता है चांदी में जो गिरावट है थोड़ी और नीचे आ सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, जिसका लेवल था 19.80 डॉलर, और उसके बाद जो नेक्स्ट जंक्चर देखने को मिलता है वो 18.80 का, मतलब 18.80 डॉलर के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से बाजार ने आज एक रिकवरी भी दिखाई है। और मुझे लगता है कि बाजार फिर से उस बॉटम को टेस्ट कर सकता है। तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और मार्केट में गिरावट आ सकती है और मार्केट जो है वापस 56,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। बुलियन मार्केट पे आपका व्यू क्या है? बिटकॉइन क्या लग रहा है? बुलियन मार्केट जो ये गिरावट आई है, क्या खरीदारी के लिए सही समय है या अभी वेट करे और गिरावट बाकी है यहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो अभी बुलियन का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सिल्वर एक्चुअली वीक काउंटर है, और सिल्वर और गोल्ड को हम दोनों कंपेयर करके देखते हैं तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल है। और आज तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, लग रहा है कि थोड़ा आरबीआई की तरफ से भी डॉलर सेलिंग है, तो रुपी थोड़ा सा अभी अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है।
और एक दूसरा बात जो है आज एफएमसी के जो मिनट्स है वो मिनट्स ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है कि थोड़ा सा डॉगिश होगा, बहुत ज्यादा हॉकिश नहीं है। तो उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में भी हो, इक्विटीज में भी थोड़ा पुल बैक लेके आए मार्केट में। लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है सिल्वर में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं प्रेफर करूंगा सेल साइड में ऑन द सिल्वर साइड। यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो लग रहा है कि सिल्वर में शॉर्ट टर्म में सेल पे रहना चाहिए। काफी ट्रेंड रिवर्सल जैसा हुआ है, जिस तरह से बुलिश सेटअप था मार्केट में काफी दिनों से, तो वो चेंज हो रहा है। वैसा लग रहा है कि सिल्वर मेरे हिसाब से 55,000 के लेवल भी पहुंच सकता है इमीडिएटली। हाँ, जो राजीव जी ने बताया ना 56,000 के आसपास एक इंटरनेट सपोर्ट है, तो यहाँ से कोई भी एक मीनिंगफुल पुल बैक आता है इंट्राडे नहीं भी तो आज या कल, मेरे हिसाब से अगर कोई पुल बैक आ जाता है तो मेरे हिसाब से कोई भी पुल बैक मेरे लिए सेल पे बनेगा। इमीडिएट आपको 55,000 देन प्रोबब्ली 54,000 तक भी पहुंच सकता है सिल्वर। उधर मैं गोल्ड में देखता हूं तो गोल्ड में थोड़ा सा हायर लेवल पे सेल कीजिएगा 51,300 टू 400 के आसपास। 50,500 भी पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड इन गोल्ड। ओके, यानी यहाँ पर चांदी में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। 56,100 इंट्राडे के लिए टारगेट है और आगे नीचे की तरफ भी जा सकता है। 55,000 के भी भाव। सुबह में भी चांदी में बिकवाली की सलाह ज़्यादातर जानकार दे रहे थे। एक इवन कॉलर है, उनका सवाल भी है, राजेंद्र जैन है उज्जैन से। उनका सवाल था कि मेरे पास सितंबर की चांदी का 4 लॉट 58,800 के भाव से खरीदा हुआ है, क्या ये और नीचे आएगा? और इनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी है और नीचे के भाव पर ये और खरीदना चाहते हैं। तो अनुज जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की उम्मीद चांदी में और आप कर रहे हैं? अगर इनको बाई करना है तो किस लेवल पे खरीदारी शुरू करें? अनुज जी। देखिए चांदी में देखें तो एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। $20 का जो ब्रेक करने के बाद हमने करीबन 19.20 के लेवल आते हुए देखे हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने 58,000 का जो स्तर था वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड पकड़ा है थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि अगर ये लॉन्ग टर्म की बात करें, दिसंबर तक जैसे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो दिसंबर तक हमें लगता है कि एक रिवाइवल कमोडिटी में रहेगा, गोल्ड सिल्वर में रिवाइवल भी रहेगा और अच्छे हाई लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मगर फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में जो डाउन साइड बना है, हमें लगता है कि अभी प्रेशर रहेगा कमोडिटी में। यहाँ पर भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55,000 से लेकर 54,000 तक के लेवल एक बार यहाँ देखे जा सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो अगर भाव एक बार 55,000 54,000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर अगेन एवरेजिंग के लिए खरीदारी भी ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, अब अगले कॉलर हैं, राहुल है मुंबई से। इनका सवाल है कॉपर पर लेकर। कॉपर के 20 ये बाई करना चाह रहे हैं, क्या किस रेट पे बाई करें और क्या करना चाहिए? अगर बाई करना है तो कहां तक इंतजार करें और क्या स्टॉप लॉस लगाए? बिटूफन कॉपर में क्या सलाह देंगे? हेवी इनकी बाइंग पोजीशन होनी है, 20 लॉट तक बाई करना है इनको, क्या करना चाहिए, किस लेवल पे बाई करें? 605 के आसपास कॉपर पे मुझे लग रहा है वहां पे मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। फिलहाल तो कोई और पुल बैक जैसा रहता है, कोई भी शॉर्ट टर्म में पुल बैक रहता है तो जनरली सेलिंग पे रहना है। और यहाँ पे अगर मैं 605-10 का जो लेवल बोल रहा हूँ, ये शायद वहां से पुल बैक देगा। ऐसा नहीं कि कॉपर अभी बेयर मार्केट में आ गया है और गोइंग फॉरवर्ड कॉपर प्राइसेस 550 के आसपास भी गिर सकता है। मैंने लास्ट सेशन भी आपको बताया था। तो कॉपर अभी लग रहा है, देखिए 610 605 के आसपास एक थोड़ा सा टेम्पोररी फॉल हो सकता है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड हो जाएगा उस लेवल पे, तो वहां से पुल बैक है। लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट है, इस मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा पुल बैक आता है 654 665 इस तरह का पुल बैक होना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट में पुल बैक आता है तो वहां पुल बैक में सेल पे रहना है और उनको बाय करना है। सिर्फ बाय करना है तो वेट करना पड़ेगा 605 610 उसी लेवल पे हम लोग देखेंगे बाय करने के लिए, फिलहाल नहीं। जी बिल्कुल, इनकी सलाह यही है कि अगर कॉपर में पोजीशन बनानी है तो अभी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएं, आप इंतजार करें। 605 610 के आसपास हो सकता है आपको बाइंग के मौके मिले, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो निगेटिव है तो ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं करें। अगर आपको सेल पोजीशन बनानी है तो बिटकॉइन की जो सलाह है 654 रुपये पे आप कॉपर बेच सकते हैं। 635 नीचे का टारगेट है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। 661 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखें। चलिए, अगले दर्शक है मयंक गुप्ता है, ईटा यूपी से किया है। कॉपर या नेचुरल गैस में आज क्या ट्रेड ले सकते हैं? कॉपर पे तो बिटकॉइन की सलाह थी बिकवाली करने की, लेकिन अब नेचुरल गैस में क्या ट्रेड करना चाहिए? राजीव जी, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे मयंक को आप? विष्णु जी, इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं रहेगा ये, तो इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 456 का स्टॉप लॉस करना है। पहला टारगेट रखना है 442 का एंड सेकंड टारगेट रखना है 435 का। यानी करेंट लेवल के आसपास भी आप बेच सकते हैं।
456 का 456 का यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। पहला टारगेट है 442 रुपए का, ये ध्यान रखिएगा। सेल पोजीशन नेचुरल गैस में आ रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोल्ड गुगले जी हैं महाराष्ट्र से। गोल्ड इन्होंने खरीदा है 51,300 पे और 2 लॉट क्रूड भी खरीदा है 8,035 पर। अनुज जी क्या सलाह देंगे? 51,300 पर गोल्ड इनकी बाइंग है। पहले गोल्ड पे सलाह दीजिए, फिर आपसे क्रूड पर भी पूछ लेंगे। बोलिए। देखिए, हमें लगता है कि अगर इनका एट कॉस्ट आए तो निकल जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भाव ऊपर की तरफ है, बट अगर इनको हमें लगता है कि अगर इवनिंग में कॉस्ट मिलता है तो निकल जाएं, या फिर ये पोजीशन में 850 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर का वो इंडिया में वीक रह सकता है। और अगर हम देखें तो मॉर्निंग से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, तो यूएस मार्केट ओपन होगा शाम को तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी, अगर बाउंस बैक मिलता है एट कॉस्ट के आसपास तक तो हमारी सलाह है कि गोल्ड में इनको निकल जाना चाहिए। हमेशा ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे के लिए ट्रेड की सलाह दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि आज इंट्राडे में यहाँ पर कमजोरी आ सकती है, तो कोशिश करें। अगर डे ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर 51,300 के आसपास, जब भी आपके बाइंग लेवल के आसपास मिले तो आप निकलने की कोशिश करें। 51,500 पे आज अनुज गुप्ता जी की सलाह है कि आप यहाँ पर बेच के जाना चाहिए। 51,000 नीचे का टारगेट दे रहे हैं और 51,800 का स्टॉप लॉस है। सेल पोजीशन आपको यहाँ पर बनानी है। अनुज जी इनका दूसरा जो कॉल था वो है 2 लॉट इन्होंने क्रूड खरीदा है 8,035 के भाव पर। इसमें क्या करना चाहिए अनुज जी? क्रूड में जिन्होंने खरीदारी करी है उसमें एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भाव 930 के आसपास चल रहा है। क्रूड के अंदर भी हमें ट्रेंड डाउन लगता है। यहाँ पर हमें लगता है कि भाव अगर ऊपर में करीबन 8,000 के आसपास मिलते हैं तो आप बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 8,180 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 7 या 780 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इंट्राडे में इंटरनेशनल मार्केट में $102 से लेकर $101 तक के लेवल ब्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है ट्रेंड डाउन रहेगा, तो बिकवाली का ट्रेड क्रूड में बनाया जा सकता है। ये क्रूड की कॉल है। ये 8,000 पे आपको क्रूड बेचना है, 7,780 का टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो अनुज जी ने बताया, स्टॉप लॉस का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेल पोजीशन ही यहाँ पर आपको क्रूड में भी बना के चलनी है। अगले दर्शक है दिग्विजय हैं। MCX पर चांदी 60,000 रुपए तक कब तक आ सकता है? राजीव जी 60,000 कब तक उम्मीद करें चांदी में वापस से दिख सकता है? विष्णु जी एक गिरावट जो है करीबन 72,000 से हम आते हुए देख रहे हैं और आज मार्केट 56,700 के पास है। मुझे लगता है कि मार्केट अराउंड 55,000 पे स्टेबल होना चाहिए और वहाँ से फिर एक कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद एक रिकवरी आएगी। तो मुझे लगता है 60,000 आने में विष्णु जी कम से कम 3-4 महीने लगने चाहिए इसको। महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। अरविंद त्यागी हैं। क्रूड में आज क्या करें? डे ट्रेडर हैं, आज के हिसाब से बताइए बिटकॉइन चार्ट पर कैसा लग रहा है क्रूड आपको, और स्टॉप लॉस जरूर बताइएगा। देखिए मैं क्रूड ऑयल में तो एक्चुअली थोड़ा सा हायर लेवल पे ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि इवनिंग को जो FOMC मिलने से थोड़ा सा पुल बैक रह सकता है। तो मैं प्रीफर करूंगा 8100 8140 के आसपास मैं क्रूड ऑयल को सेल करने के लिए। नीचे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 78 7850 का नीचे का टारगेट, और 7700 का जो सपोर्ट लेवल है, कल जो लो बनाया है 7650 का जो लो बनाया है वो टूटेगा तो शायद मार्केट और गिर सकता है। तो फिलहाल एक चीज करना है कि थोड़ा पुल बैक जब बनता है मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आने दीजिएगा, 8240 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। वहां पे पुल बैक आता है तो सेल पे रहना चाहिए क्रूड ऑयल में। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। केदार हैं, महाराष्ट्र से है। अगस्त सिल्वर इन्होंने 58,000 का कॉल ऑप्शन लिया है 1740 का। क्या करना चाहिए? 58,000 का कॉल ऑप्शन है इसके पास। अनुज जी क्या करे? देखिए हमें लगता है कि इनको कॉल ऑप्शन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड सिल्वर में डाउन साइड का है और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे लगता है कि बिकवाली की ज़्यादा रहेगी। तो हमारी सलाह है कि कॉल ऑप्शन से निकल जाएं। अगर ये रखना चाहते हैं तो उसको या तो हेज कर लें। हमें लगता है कि 58 की एक पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर इनकी पोजीशन हेज रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि अभी मार्केट में सेंटिमेंट डाउन है और भाव नीचे पर 55,000 के आसपास आ सकते हैं, तो वहाँ पर वो हेज को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमें लगता है कि इनको स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना चाहिए। ये इसको सेव करने के लिए 58,000 की पुट जो है उसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए तो आप पुट के जरिए ट्रेड करें। नीचे गिरावट की संभावना ज़्यादा लग रही है तो 58,000 की पुट भी ले सकते हैं, तो आपकी पोजीशन भी हिट हो
हेज हो जाएगी और कोशिश करें कि कॉल ऑप्शन से आप निकल जाएं। सिल्वर का रेट 55,000 आएगा क्या? महावीर बेंगलोर से हैं। अभी भी अनुज जी ने कहा है कि नीचे की तरफ 55,000 आ सकता है। बिटकॉइन को भी लगता है 56,100 पहला टारगेट इन्होंने दिया है, उनको लगता है कि आगे 55,000 भी आएगा। राजीव जी, आपको लग रहा है कि 55,000 नीचे में आएगा? महावीर बेंगलोर से जानना चाह रहे हैं। विष्णु, जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, संभावना तो काफी है कि 55,000 भी टेस्ट कर सकता है, बट फिलहाल ऐसे लगता है कि 56,000 एक अच्छा, एक थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। वो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जंक्चर जो है वो 54,500 55,000 ही लगता है। तो पॉसिबिलिटीज हैं 54,500 से 55,000 आने की। 54,500 से 55,000 तक, यानी 54,500 से 55,000 तक के लेवल आपको चांदी दिखा सकती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र नगर गुजरात से राणा साहब है, कैस्टर सीड्स का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कैस्टर में आगे किस तरह से ट्रेड दिख सकता है और क्या करना चाहिए इनको, अनुज जी? देखिए, कैस्टर में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमने यहाँ पे आते हुए देखा है, रिकवरी रही है। हालांकि 7,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिला है। हमें लगता है कि अगर ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। 7,400 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 7,550 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 7,200 तक आ सकता है। तो हमें लगता है कि कैस्टर में जो ट्रेंड है, थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर आ सकती है। पिछले 2-3 दिनों में हमने हायर लेवल से बिकवाली आते हुए देखी है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट यूज़ कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे 7,200 से लेकर 7,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एग्री मार्केट में एनसीडीएक्स के जितने भी काउंटर्स हैं, यहाँ पे आज उस तरह का एक्शन नहीं दिख रहा है। कॉटन केक हालांकि काफी कमजोर है, 2600 के नीचे है। कॉटन केक पे आपका क्या व्यू है राजीव जी? विष्णु जी, कॉटन केक मुझे एक रेंज में दिखता है 2550 नीचे में लगता है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रहा है अभी तक। और 2700 मुझे लग रहा है कि एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो फिलहाल एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा बाजार जो एक रेंज में चला गया है और फर्दर जो डायरेक्शन होगी फिर रेंज के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 2550 और 2700 के दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। 2550 से 2700 का रेंज ध्यान में रखें। सर, ग्वार और मसालों पर क्या व्यू है आपका, अनुज जी? वक्त कम है सर, अनुज जी फटाफट बताइए। लोअर लेवल से हालांकि अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 5,050 में। स्टॉप लॉस 4950 का रहेगा, टारगेट 5,200 का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पर जीरा के अंदर खरीदारी कर सकते हैं 21,700 में। स्टॉप लॉस रहेगा 21,300 का, टारगेट रहेगा 22,300 तक। ओके, यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिनों के हिसाब से ये कॉल है। जीरा और ग्वार सीड खरीदने की सलाह है अनुज जी से। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटकॉइन आपका, राजीव जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।